लेकर गए थे और फिर कोर्ट से, क्योंकि परसों हम ही धरने के वक्त बोले थे कि फैमिली को थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे हैं, तो उसके बाद से बच्ची को पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया है, पूरी फैमिली को। तो पुलिस प्रोटेक्शन में बच्ची कोर्ट को गई, फिर घर आई, फिर वहाँ से निकलने में पुलिस का परमिशन भी दरकार था। तो ये प्रोसेस में ताख़ीर हुई, जिसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। बहरहाल ज़रा फ़ोन सब बंद कर दें कि बुनियादी बात आज आपको बुलाने का मकसद ये है कि 25 तारीख को ये वाक़या हुआ। सुबह 4:30 बजे ये लड़की आफरीन अपनी बहन को मुर्दा हालत में मधु यादव के बेडरूम में लटकी हुई देखी। और फिर डीसीपी का जो प्रेस नोट है वो इंतहाई हैरत अंगेज है, और ऐसा महसूस होता है कि डे 1 से पुलिस मुजरिम को बचाने की कोशिश कर रही। डिप्टी कमिश्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैटर आज भी मैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब से भी वो मैटर होगा, अगर आप उसको देखें तो उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ये समझिए कि मर्डर है या फिर समझिए कि इसमें रेप हो सकता है। ये दोनों चीज़ें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं है, जबकि एक्यूज को पुलिस जुडिशियल कस्टडी में चल्लापल्ली भिजा दिया गया। जब एक्यूज को चल्लापल्ली भिजाया गया तो आप इन्वेस्टिगेशन कैसे नहीं करें, एक बड़ा सवाल पैदा हो सकता है। और एक्यूज से इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ वो भी पब्लिक के सामने नहीं लाया गया। क्वेश्चन ये है कि आप एक्यूज को जुडिशियल रिमांड में भिजा दिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसीपी और असिस्टेंट कमिश्नर जो इंचार्ज हैं वो बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कहा गया कि ये सस्पिशियस मर्डर है, ये भी नहीं कहा गया। ये रेप केस हो सकता है, ये भी नहीं कहा गया। तो फिर किस ग्राउंड पर मधु यादव को जेल को भिजाया गया, इस पर समझिए कि खामोश है, पुलिस भी खामोश है, एफआईआर भी खामोश है, सब चीज़ें खामोश है। सिर्फ किसी के घर में बॉडी दिखने से तो उसको जुडिशियल कस्टडी में नहीं भिजाया जा सकता। जब आप जुडिशियल कस्टडी में भिजाए हैं तो अल्टीमेटली आप इन्वेस्टिगेशन करे होंगे। वो इन्वेस्टिगेशन को पब्लिक के सामने क्यों नहीं लाया गया? और एक बात बहुत क्लैरिटी के साथ, जो दूसरा क्वेश्चन है और पुलिस इस पर आज तक जवाब नहीं दी है। जब हमारा धरना हुआ उस धरने में भी असिस्टेंट कमिश्नर को मैंने बहुत वाज़ेह कहा कि एफआईआर वीक बनाया गया है। बिलाल साहब, मैं और सलीम साहब वहां पर थे और समझिए कि बहुत क्लैरिटी के साथ हम कहे कि भाई ये जो इंक्वायरी हो रही है ये इंक्वायरी मुजरिम के फेवर में इंक्वायरी जैसा लग रही है, एफआईआर बहुत वीक बनाया गया। बहरहाल पुलिस ने तयक्कुन दिया कि साहब हम इंक्वायरी कर रहे हैं। उसके बाद उसी रात को से क्या बयान ली पुलिस, इस समझिए कि पुलिस के एफआईआर में नहीं है, कि मधु यादव का स्टेटमेंट नहीं है कि मधु यादव ने पुलिस को क्या बतलाया, ये कोई बात समझिए कि पुलिस के एफआईआर में भी नहीं है। और डीसीपी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी समझिए कि ये बात नहीं कही गई है कि मधु यादव से पुलिस ने क्या पूछा, मधु यादव ने पुलिस को क्या बयान दिया। ये इस पर पूरी पुलिस की समझिए कि ऑफिशियल जो रिकॉर्ड है वो साइलेंट है। तो इस पर कई सवालात उठते हैं। एक ये कि मधु यादव कंफर्म टीआरएस का वहां का लीडर है, जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है कि वो टीआरएस का नहीं है। मधु यादव मोइनाबाद का लैंड ग्रैबर है, जबकि तहरीक मुस्लिम शब्बान का डेलीगेशन जब एसीपी से मिलने शकील एडवोकेट साहब और हमारे तहरीक के दूसरे साथी गए तो उस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर पूरे तरीके से मधु यादव को प्रोटेक्ट कर रहा था। जो गुफ्तगू हुई
और वो टीआरएस का लीडर है। नहीं, टीआरएस का लीडर नहीं है, तो पुलिस क्यों समझिए कि क्लैरिफाई कर रही है कि वो टीआरएस का लीडर है क्या टीआरएस का लीडर नहीं है? पुलिस सफाई क्यों दे रही? ये बात समझ में नहीं आई। और फिर ऑफिशियल स्टेटमेंट जो होम मिनिस्टर साहब का आया है वो सिर्फ उर्दू अखबारात के लिए आया है, उर्दू प्रेस नोट आया है। उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पूरे मीडिया को फीड नहीं किया, बल्कि हमारे धरने के बाद वहां रास्ता रोको जो एहतजाज हुआ, उस एहतजाज के बाद एक उर्दू समझिए कि प्रेस नोट होम मिनिस्ट्री तेलंगाना की जानिब से भिजा दिया गया। ऑफिशियल स्टेटमेंट आज तक होम मिनिस्टर का नहीं आया। और फिर दूसरी बात यह है कि टीआरएस का ना एमपी उस घर पर गया। अगर इन्हें टीआरएस का लीडर नहीं है तो फिर टीआरएस का एमपी विक्टिम के घर पर क्यों नहीं गया? इस मासूम बच्ची और उसके खानदान से क्यों मुलाकात नहीं दब जाए? लेकिन ये मसले को समझिए पूरी ताकत से कुव्वत से हमने उठाया है और इसको समझिए जब तक के मुजरिम को सजा नहीं मिल जाती, मुजरिम को कानून के दायरे में सजा नहीं मिल जाती, उस वक्त तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। बच्ची की जिम्मेदारी हमारे जिम्मे रहेगी। अब रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो बहरहाल मर्डर और रेप केस है, क्योंकि मीडिया और नेशनल मीडिया इसको बहरहाल नहीं बताया है, आपकी आवाज़ में बड़ी ताकत है, आप इस फैमिली का साथ देंगे, ये एक मेरी पहली रिक्वेस्ट है। क्योंकि ये इंसाफ का मसला है और इसमें समझिए कि इंसानियत का भी मसला है। अब मैं बहैसियत मुसलमान कहूँ तो अल्लाह इसका अजर भी देगा। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अभी एक दलित लड़की का इज्तिमाई रेप हुआ और फिर उसके बाद जो इंतहाई घिनौनी हरकत, यानी मुल्क किस तरफ जा रहा है, वो समझिए कि इंतहाई तकलीफदेह बात है कि उस बच्ची का रेप होता है, फिर वो बच्ची मर जाती है, तो रात 3 बजे उस लड़की की लाश को ले जाकर माँ बाप को घर में टोटल पुलिस कॉर्डन ऑफ कर देती है। माँ बाप तड़प रहे हैं कि हमारी बच्ची को हम देख लेना चाहते हैं, खाली पुलिस उनके माँ बाप बच्ची की लाश को भी नहीं बताती और पुलिस खुद समझिए उसको जला देती है, उसका फिनरल करती है। तो ये मुल्क के लिए इंतहाई शर्मनाक बात है। जहां हैदराबाद का ये वाकया तेलंगाना के लिए शर्मनाक है, वहीं उत्तर प्रदेश की हमारी दलित बहन का जो वाकया है वो मुल्क के लिए शर्मनाक है कि माँ बाप को भी उसकी लाश को देखने की समझिए के साथ इजाजत नहीं दी गई। तो ये योगी हुकूमत, बहरहाल हम चीफ मिनिस्टर से, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से भी गुजारिश करेंगे कि अन्ना आप समझिए कि चंद्रशेखर राव बाकी रहें, आप समझिए योगी ना बने। उत्तर प्रदेश का जो हाल है आप तेलंगाना का वो हाल ना करें, इस बच्ची के साथ इंसाफ करें।